काम होता है। और उसके बाद टीम कौटिल्य एकेडमी का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस सम्मान समारोह में आमंत्रित किया, जिससे मैं भावी प्रशासकों से मिल पाया हूं, भावी प्रशासकों से रूबरू हो पाया हूं। उसके बाद इस कार्यक्रम के प्रायोजकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था का आयोजन किया है। हर बच्चे का सपना होता है कि हमें सम्मान मिले। जब मैं इंदौर में तैयारी कर रहा था, उस समय 2019 की बात है, MPPSC 2018 का रिजल्ट आया था, तो उनके टॉपर्स की समिट थी, सम्मान समारोह था। तो वहाँ हम ऐसे बैठे थे कुर्सी पे और देख रहे थे कि शायद एक दिन आएगा ऐसा कि हम भी वहाँ होंगे, हमारे लिए भी तालियां बजेंगी। तो ये अवसर पाकर बड़ी खुशी होती है कि अब वो अवसर आ गया है कि हम भी सम्मान समारोह में जाते हैं, हमारा भी सम्मान होता है। और आशा है कि आप भी ऐसे ही सम्मान समारोह में भविष्य में आएंगे, आपका भी सम्मान होगा। ये जो PSC एग्जाम होता है, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग सब उसके बारे में जानने के लिए आए हैं कि ये PSC होता क्या है। हालांकि इनमें से बहुत सारे लोगों को PSC के बारे में पूरी नॉलेज है, लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि हम जो PCS के बारे में बात करें तो क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करें, क्वेश्चन आंसर से कि आप क्वेश्चन पूछें हम आंसर दें, या कि फिर डायरेक्ट मैं थोड़ी ब्रीफ नॉलेज दे दूँ उसका जो होता है प्री मेंस में, उसके बाद आप क्वेश्चन करें। तो ब्रीफ नॉलेज दे दूँ इसके बारे में। तो देखिए, जो PSC होती है, इसमें लड़का 12वीं से ही उसको डिसाइड होता है हमें करना क्या है। हमें IIT करना है, हमें MBBS करना है, कि हमें सिविल सर्विस में जाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसके पास आता है कि हमें क्या करना है। जैसे हम लोग जब 12वीं क्रॉस किए थे तो हमारे घर वाले बोले कि MBBS से नीट की कोचिंग कर लो, IIT कोचिंग कर लो, लेकिन हमें लगा कि शायद हमसे ना हो पाएगा वो MBBS नीट, थोड़ा ज़्यादा टफ पड़ जाता है। हालांकि ये भी सरल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे उसमें नहीं था कि हम कर पाएँ। तो हमने चूज़ किया कि चलो ग्रेजुएशन करते हैं। मॉडर्न साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर इंदौर चले गए सिविल सर्विस की तैयारी करने। तो बच्चों के मन में जब तैयारी करने का सोचते हैं तो उनके मन में दो दुविधाएं आती हैं कि हम सब्जेक्ट कौन सा चूज करें कॉलेज में। सबसे पहले तो ये दुविधा आती है, क्योंकि सिविल सर्विस में 8 सब्जेक्ट रहती हैं, तो कौन सी सब्जेक्ट चूज करें। हालांकि 8 सब्जेक्ट से थोड़ा बेनिफिट मिलता है बाद में, लेकिन साइंस सब्जेक्ट भी अच्छी होती है, तो इसमें कोई दुविधा नहीं रखनी चाहिए आपको कि आर्ट से चूज़ करें, साइंस से चूज़ करें। जो 12वीं तक सब्जेक्ट है उससे आप कंटिन्यू कर सकते हैं और अच्छी उन्नति होगी, क्योंकि PCS में साइंस का भी बैकग्राउंड है, साइंस के ही पेपर आते हैं, उसमें अक्सर लड़के पास नहीं हो पाते साइंस में, तो साइंस से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरा फेज आता है कि कोचिंग करें ना करें, क्या करें। तो देखिए, कोचिंग संस्थान जो होती हैं वो आपके समय को बचाती हैं। जैसे आप यदि सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें से आपको 3 से 4 साल में जो चीज़ें समझ में आएंगी वो हमारे टीचर्स 1 साल में ही समझा देते हैं, और वो भी अपना अनुभव शेयर करते हैं। हम तो 1 बार 2 बार आएंगे, सर अनेकों टॉपर्स मिलते रहते हैं, उनके अनुभव लेते रहते हैं, तो उनको ज़्यादा अनुभव होता है इस बारे में। तो वो 1 साल में ही अपने छात्र को सब देते हैं, जिसके कारण कोचिंग करना ना करना ये व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन इससे समय बचता है कोचिंग से। कोचिंग करने का जो सवाल लड़कों के अंदर आता है, जिनके पास बहुत समय है, हाँ हम 4-5 साल कर सकते हैं बैठ के सेल्फ स्टडी, वो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। बाकी यदि समय कम और अच्छी गुणवत्ता लेनी है तो कोचिंग करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और गाइडेंस भी मिलता है कोचिंग से कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। दूसरा इम्पोर्टेंस होता है कि हम सिविल सर्विस की तैयारी करें कि ना करें। तो सिविल सर्विस की जो तैयारी होती है, इसमें आपको मुख्यतः 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला कि कंसिस्टेंसी होना आपके अंदर सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप 1 महीने 12-12, 15-15 घंटे पढ़ के बीमार हो जाएं, उसके बाद हो गया, अगले महीने से बंद पढ़ाई। तो आपको चाहे आप 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जितना भी पढ़ें, लेकिन कंसिस्टेंसी से पढ़ें, रेगुलर पढ़ें। रेगुलर पढ़ेंगे तभी वो याद रहता है, नहीं तो 2 महीने छुट्टी तो फिर सब सिलेबस की छुट्टी हो जाती है। और दूसरी बात है प्री के पहले
कि सबकी अलग अलग आर्थिक स्थितियाँ भी होती हैं। आर्थिक स्थिति भी इम्पोर्टेंट रखती है कि हम तैयारी कितने समय तक कर सकते हैं। किस्मत संयोग सब अच्छा हो तो एक साल में भी निकल जाता है, ऐसा नहीं है। हर साल निकलते हैं टॉपर्स और हर साल सिलेक्शन होते हैं और एक साल में भी सिलेक्शन होता है, लेकिन किस्मत को लेके चलेंगे नहीं तो इसमें समय लग जाते हैं। कभी कभी 2 साल 3 साल 4 साल भी समय लग जाते हैं। तो हमें पहले से ही डिसाइड करके चलना है कि कितना भी समय लगे हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। अक्सर लड़कों को देखा गया है कि 2 साल 3 साल किए उसके बाद बोलते हैं यार हमारे बस की नहीं है। जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक चीज़ें बहुत कठिन लगती हैं, लेकिन जैसे ही सिलेक्शन होता है उसके बाद लगता है ये तो बड़ा सरल था, इतने में हो जाता है। तो सिलेक्शन होने ना होने के बीच थोड़ा सा मात्र अंतर होता है। तो इसीलिए हमेशा जो लड़के लगे हुए हैं अभी भी जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है प्री मेंस में, तो उनको अभी भी लगे रहना चाहिए, क्योंकि देर सवेर 2 3 साल 4 साल में सिलेक्शन होना ही होगा सिलेक्शन, ये अपने पर विश्वास है। तो कॉन्फिडेंस भी तीसरी चीज़ है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। कुछ बच्चों का ये रहता है कि यार 10वीं 12वीं में परसेंट नहीं रहता, प्रतिशत नहीं रहता, तो जो कम परसेंट वाले लड़के हैं उनके लिए अच्छी बात है कि उनका सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा होगा, क्योंकि वो हर चीज़ को तत्परता से करते हैं कि हम तो वैसे ही पढ़ने में पहले कमज़ोर थे, हमें और अच्छा मेहनत करनी पड़ेगी। और चूँकि पीएससी मेहनत ही मांगती है, सिविल सर्विस मेहनत मांगती है, तो वो और मेहनत करते हैं। और थोड़ा ज़्यादा परसेंट वाले वो हालांकि ब्रिलियंट लड़के होते हैं लेकिन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जिसके कारण उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो परसेंट को लेके कभी कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए बच्चों को कि परसेंट मेरा कम है तो होगा नहीं होगा सिलेक्शन, में पढ़ पाऊंगा नहीं। प्रतिशत सिर्फ आपके माँ बाप को भरोसा दिलाता है कि आप 12वीं तक पढ़ने में होशियार हैं, तो एक बार बोलेंगे कि मम्मी मुझे, पापा मुझे, जो भी हो कि मुझे तैयारी करनी है, तो वो मान जाते हैं कि हाँ मेरा बेटा पढ़ने में होशियार है, तो वो आगे जो तैयारी करना चाहे कर ले। और जब परसेंट कम होता है, लड़का अच्छे से नहीं पास होता, मतलब अच्छे प्राप्तांक से, तो घर वालों को भरोसा नहीं होता अपने बच्चों पे कि कर पाएगा कि नहीं इतनी कठिन तैयारी। बस प्रतिशत इतना ही मायने रखता है आपके जीवन में, इसके बाद कोई मायने नहीं रखता। तो अब आते हैं हम प्री की बात करते हैं एमपीपीएससी में। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे सब लोग जानते होंगे, प्री मेंस और इंटरव्यू। कहीं का पीसीएस हो, एमपीपीएस हो, यूपीपीएस हो, यूपीएससी हो, कहीं भी हो, प्री मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेज होते हैं। इसमें सबके अलग अलग मायने होते हैं। सब कोई बोलता है प्री इंपॉर्टेंट है, कोई बोलता है मेंस इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू तो मान लीजिए औपचारिकताएं रह जाती हैं, मेन प्री मेंस ही होता है। तो क्योंकि मेरे अनुभव से मैं आपको अनुभव अपना शेयर करना चाहता हूँ कि प्री में ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए मानता हूँ क्योंकि प्री ही आपका प्रवेश द्वार है मेंस का। बहुत बच्चों को देखा गया है कि 4 साल 5 साल प्री ही नहीं निकल पाता उनका, कितनी भी मेंस की तैयारी हो। और मेंस का अनुभव जो है वहाँ जाके अलग ही मिलता है। तो जो आयोग द्वारा पेपर दिया जाता है उसका अनुभव अलग रहता है। उसके अनुभव के लिए हमें प्री निकालना इम्पोर्टेंट होता है। 1 बार 2 बार यदि प्री आपका बार बार निकल रहा है तो ये श्योर है कि आपका मेंस भी निकलेगा। यदि आप 2-3 बार मेंस देंगे तो मेंस निकलना आपका श्योर है, मेंस निकलेगा और इंटरव्यू कॉल होगा और सिलेक्शन भी होगा। मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मेरा प्री निकला तो फिर इंटरव्यू तक गया मैं, लेकिन नहीं हुआ सिलेक्शन। दूसरे अटेम्प्ट मेरा सिलेक्शन हुआ। ऐसे एमपीपीएससी में 2019 में भी इंटरव्यू कॉल हुआ, लेकिन रिजल्ट कैंसिल हो गया तो फिर से मेंस देना पड़ेगा। 20 में मेंस दिया, 21 में मेंस देने का मौका मिला है। तो यदि आप बार बार मेंस देंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। इसलिए प्री सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और ख़ासकर एमपीपीएससी की बात की जाए तो प्री ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एमपीपीएससी का जो मेंस है, आप लोगों ने जो सिलेबस देखा होगा, तो मेंस भी प्री जैसे ही है, पूरा फैक्चुअल। आपको सीधे सीधे पूछ देता है कि बाबर कौन था 3 नंबर में, तो आपको 3 फैक्ट लिखना है बस। तो प्री में यही इम्पोर्टेंट है। तो प्री निकालना सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। और मैं अपना जो प्री मेंस और इंटरव्यू की चुनौतियाँ जो आती हैं उसको साझा करना चाहता हूँ कि क्या चुनौतियाँ आती हैं प्री में। प्री में सबसे बड़ी चुनौती लोगों के अंदर ये है कि उनको मटेरियल के पीछे बहुत दौड़ धूप रहती है, क्या पढ़ें। जैसे जब मैं कोचिंग में था तो मैं पूछा कि सर क्या पढ़ें, इतना सारा मटेरियल है, कौन सी बुक पढ़ें। तो जो हमारे सीनियर सिलेक्टेड थे तो वो बोले कि देखो आप जिस संस्था में पढ़ रहे हो, जैसे कौटिल्य एकेडमी जैसी संस्था है, तो पहले वो जो पढ़ाती है उसका बेस तो कंप्लीट कर लो, उतना तो कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर आगे पढ़ते रहना। बहुत समय मिलता है पढ़ने को आदमी को, लेकिन जो उन्होंने पढ़ाया उसको बेसिक तो पढ़ लो जितना पढ़ाया उन्होंने।
पहले उतना कंप्लीट हो जाए, फिर आप भागो अन्य की तरफ कि हाँ ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, एक्स्ट्रा जो भी पढ़ना है। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, तो प्री की जो बेस है, एक बेस बनाइए आप प्री के लिए। एक किताब बेस होनी चाहिए, जो भी नोट्स हों, कोचिंग की नोट्स हों, कुछ भी हो, उसको बेस बनाइए, उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए उसको, उसी से फैक्ट आएंगे। जब कभी भी आप पेपर देंगे उसके बाद देखेंगे कि किताब में आया तो किताब से ही था, लेकिन आपसे बना नहीं हुआ कुछ। तो कारण यही है कि आप 20 किताब को पढ़ते हैं, एक एक बार पढ़ा, 20 किताब को फेंक दिया, कभी उसको रिवीजन करने पे ध्यान नहीं देते, इसीलिए फैक्ट नहीं बनते वहाँ। 4 ऑप्शन रहते हैं, देखते हैं कि यार समझ में नहीं आ रहा कौन सा ऑप्शन होगा, पढ़ा तो हमने सब है, क्योंकि 20 किताब पढ़ी है आपने, तो आपको कन्फ्यूजन होता है वहाँ, तो नहीं बनता। दूसरी प्रॉब्लम होती है वहाँ कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, तो क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ये सब मीडियम एवरेज लड़कों के लिए, हम भी मीडियम एवरेज लड़के थे। जो टॉप ब्रिलियंट लड़के उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो थोड़ा अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन जो मीडियम लड़के होते हैं जैसे हमारे जैसे लोग, तो उनका सिलेक्शन ही प्री में होता है, 1-2 नंबर सिलेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए 75 कट ऑफ गया, तो हम पाते हैं 75, 6, 7 नंबर। ऐसा नहीं कि 90 नंबर पा जाएँ, इतने नंबर तो पाते नहीं, बाउंड्री लाइन सिलेक्शन होता है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम अपने बनते हुए क्वेश्चन की गलती ना करें। अक्सर मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, सबसे गलतियाँ होती है, ये ह्यूमन नेचर है कि गलतियाँ होना ही, लेकिन गलती कम से कम, जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि यदि वो क्वेश्चन गलत हुए तो सिलेक्शन वही बाहर करते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपसे नहीं बने और उसी 2 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो रहा था। तो ये ध्यान में रखें कि वो मार्कशीट भरते समय या क्वेश्चन पढ़ते समय जल्दीबाजी में ऐसा गलती ना करें। 19 में मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हो गई थी, मतलब बहुत सारे सिली क्वेश्चन थे जो गलती हो गई, तो बड़ा दुख लगता है उसका। यदि आप चलिए मेरा सिलेक्शन हो गया 19 में प्री में, लेकिन यदि आपका सिलेक्शन ना हो प्री में और उसी क्वेश्चन से ना हो तो बड़ा दुख लगता है। इसलिए प्री को ये ध्यान रखिए कि प्री में आप पहले अपना बेस कंप्लीट कीजिए, बेसिक जो भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एमपी का बहुत महत्व रहता है इसमें, ये बेसिक पहले कंप्लीट कीजिए। बेसिक के लिए चाहे नोट्स हो, चाहे कोई बुक हो, उससे कंप्लीट कर लीजिए आप, और उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, जितने से अधिक प्रैक्टिस करना हो। जहाँ फिर जब आप बेस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जहाँ से पढ़ना है आपको फिर पढ़िए, पर बेस कंप्लीट हो जाए, वही बेस आपको हर जगह काम देगा। एमपी पीसेस पढ़े हैं आप, वही बेस आता है यूपीएससी में भी, यूपी पीसेस में भी। अब बाबर कौन था, तो एमपी पीसेस के लिए बदल नहीं जाएगा कि बाबर कोई और था, लाइव हो गए इधर की मैंने, तो ऐसा है तो बेस कंप्लीट। अब दूसरी बात आती है कि मेंस के लिए, एमपीपीएससी का मेंस बहुत ही डिफाइंड मेंस है, हर टॉपिक दिया हुआ है। अभी 2020 में इसका सिलेबस रखा हुआ है, तो अभी तक ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं वहाँ से, एकदम पॉइंट टू पॉइंट का देखा जाए सिलेबस टू सिलेबस करना होता है। मान लीजिए 10,000 लड़कों का सिलेक्शन हो रहा है प्री के लिए, तो आधे लड़के को लिखने की प्रॉब्लम है, आधे लड़के, तो 5,000 लड़के तो ऐसे बाहर हो जाते हैं कि वो क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते पूरे के पूरे, 5,000 ऐसे बाहर। फिर उनमें से आधे लड़के ऐसे होते हैं अच्छा नहीं लिख पाते, उनकी राइटिंग खराब है, अच्छा नहीं लिख पाते, तो 2,500 फिर बाहर हो। उसके बाद आधे लड़के जो उनसे अच्छा लिखते हैं तो 1,200 लड़के इंटरव्यू कॉल होता है, और जो सबसे अच्छे लड़के होते हैं तो वो 300-400 लड़कों का सिलेक्शन होता है। तो मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट लिखना होता है, लिखने के लिए मेंस से आंसर राइटिंग कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए मेंस में। और एमपी में तो ऐसा है कि मेंस की अलग से तैयारी होती है कुछ सब्जेक्टों की, जैसे पेपर 4, पेपर 5, मतलब इथिक्स हिंदी की, निबंध की, लेकिन जीएस की तो प्री से ही तैयारी हो जाती है, क्योंकि प्री के फैक्ट ही आते हैं वहाँ मेंस में, जो आप प्री पढ़े रहते हैं वही सब मेंस में पूछता है, और वही सब लिखना होता है हमें। 3-3 नंबर क्वेश्चन आप कितना भी तैयार करेंगे, लेकिन वो जो प्री में ही तैयार होता है वही मेन होता है, उसी से बनता है 3-3 नंबर अच्छे से। तो एमपी में तो एमपी यूपी कहीं भी हो, मेंस का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि आप लिखें, क्योंकि आपका वहाँ ना नाम जाना जाएगा, न आप ये जाने जाएंगे कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। जैसे कोई बोलता है फीमेल से पार्शलिटी हो जाती है, वहाँ अच्छे नंबर दे देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं जाना जाएगा आप कौन है, आपकी राइटिंग ही जानी जाएगी कि आप कौन। सुंदर चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं, सुंदर कोई भी हो सबको अच्छा लगता है, तो यदि आप सुंदर लिखावट करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और वो भी नंबर देंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लिखना होता है। तो मेंस लिखने से पहले आप अपनी स्पीड चेक कर लें कि हम लिख पाते नहीं, खूब टेस्ट सीरीज दें, और जिसकी स्पीड नहीं है तो उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती कि हमारी स्पीड नहीं अच्छी, हम क्या करें।
फिर उसके लिए उनको अपनी एक अलग रणनीति बनानी पड़ेगी कि कैसे हम पेपर को कंप्लीट करें कम शब्दों में लिख के। फिर तीर कमान वाले सिस्टम आते हैं कि हाँ तीर लगा लगा के लिखो ऐसे करके, जैसे भी करके पेज भरा दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने छोड़ के रखा। तो जैसे आपको भी कॉपी चेक करने को कभी दिया जाए कि लो कॉपी चेक करो, तो 2 कॉपी आपके पास रख दी जाए। एक कॉपी ऐसी रहेगी जिसमें आधा लिखा है, एक कॉपी ऐसी जिसमें पूरी भरी हुई कॉपी। तो आप किसको नंबर देंगे? जो पूरी लिखा हुआ उसी को नंबर देंगे, आधे वाले को कम नंबर देंगे। तो वही फर्क हो जाता है पूरा आधा लिखा। तो मेन्स में ये इंपॉर्टेंस होता है मेन्स का। और उसके बाद इंटरव्यू, तो इंटरव्यू तो देखिए मेन्स के आधार पर जो अच्छे नंबर होते हैं तो औपचारिकताएँ रह जाती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि 175 नंबर का इंटरव्यू होता है, वहाँ 150 नंबर दे देते हैं, किसी को 80 नंबर भी दे देते हैं, तो सिलेक्शन डिसाइड करता है। लेकिन यदि मेंस आपका अच्छा है, प्री अच्छा है, तो इंटरव्यू में इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इंटरव्यू में आप कुछ खास कर भी नहीं सकते। कितना भी पॉलिश करके जाओ अपने ऊपर कि हाँ हम अच्छे से बोलेंगे, इधर गर्दन नहीं हिलाना, उधर गर्दन नहीं हिलाना, लेकिन वो फिर एक क्वेश्चन में हवा निकल जाती है। तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता इंटरव्यू का आपका। आप उसमें कुछ परीक्षा कर नहीं सकते इंटरव्यू में, प्री मेंस में ही आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेंस में सबसे बड़ी चुनौती एक और है कि हम जो नोट्स मेकिंग होती है, देखिए संस्थान तो नोट्स देती है, संस्थान नोट्स देती है, उससे बड़ी नोट्स होती है, उसको भी शॉर्ट करके हमें लिखना पड़ेगा। क्योंकि कोचिंग संस्थान तो आपको समझाने के हिसाब से नोट्स देती है कि आप उसमें सब समाहित हो जाए, लेकिन उससे भी आपको क्रीम निकाल के रखना पड़ेगा। पेपर में 6 दिन का पेपर होता है, उसमें आपको महज 5 से 6 घंटे समय मिलते हैं रिवीजन करने के। तो आपको टू द पॉइंट रिवीजन करना पड़ेगा उसमें। 5 से 6 घंटे आपको ऐसा नोट्स बनाना पड़ेगा मेंस के लिए कि आप जैसे ही उसको किताब खोलें और 5 से 6 घंटे में पूरा पेपर, जैसे पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री जियोग्राफी ऐसा है, तो हिस्ट्री और जियोग्राफी पूरी रिवीजन हो जाएगी। तो वो आपको नोट्स बनानी पड़ेगी। बिना नोट्स बनाए आप वहाँ जाएंगे तो बाद में दिक्कत होगी। क्योंकि जैसे हम लोगों ने 19 का जब दिया था मेंस, तो उस समय रोना आ गया कि यार हम लोगों ने नोट्स बनाई नहीं, कैसे लिखें, कैसे रिवीजन करें। और बिना रिवीजन करके जाना तो एक मूर्खता ही होगी कि हम जा रहे हैं और बिना रिवीजन किए गए तो जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी नहीं बनते थे। तो मेंस में ये इंपॉर्टेंस है कि मेंस में आप नोट्स अच्छे से बना के रखें। अब बातें हैं लेखन की कि मेंस में लिखें कैसे, क्वेश्चंस को लिखें कैसे। तो पहले का जो पैटर्न था कि मेंस में अपन गद्यांश टाइप का लिख सकते थे, पैराग्राफ लिखते थे। लेकिन अब ऐसा पैटर्न आ गया है, जैसे जो हमने अपनी कॉपी कभी देखी नहीं है, लेकिन जो हमारे सीनियर थे उन्होंने देखा, उन्होंने बताया हमें कैसी कॉपी। तो उसमें पॉइंट टू पॉइंट कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको पॉइंट फॉर्मेट में बदल दीजिए, कोई सा भी क्वेश्चन है, क्योंकि हर क्वेश्चन को आप बदल सकते हैं पॉइंट में। जितना अधिक से अधिक हो पॉइंट से पॉइंट लिखिए, पॉइंट में ही आपको नंबर मिलता है। और कोशिश कीजिए कि जैसे आप किसी की विशेषताएं आगे लिखने को, तो विशेषताएं लिख रहे हैं तो जैसे कुछ लोग एरो का निशान लगा देते हैं ऐसे करके, तो उनको गिनने में प्रॉब्लम होती है कितने हैं। लेकिन आप ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसको सामने सीधे दिख जाएगा हाँ 10 पॉइंट है, तो मतलब 6 नंबर में ये बंदा, 15 नंबर में जो 11 नंबर में जैसे आपने 12-15 पॉइंट लिख दिए, तो उसको लगेगा हाँ 15 पॉइंट लिखा है तो 7-8 नंबर दे दो, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती। तो कॉपी को आप एकदम सहज बनाइए उनके लिए। कॉपी में जो मेंस की कॉपी होती है उसमें प्रेजेंटेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो आप ऐसा प्रेजेंटेशन बनाइए उसको कि उनको बहुत मेहनत ना करनी पड़े। आप खुद देखिए, जैसे आप जब नोट्स पढ़ते होंगे, आजकल तो PDF का ज़माना है, बहुत सारे PDF मिल जाते हैं ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में हर जगह। तो आपको वही नोट्स अच्छी लगती है जो एकदम पॉइंट टू पॉइंट होता है, थोड़ा सिनॉप्सिस बना रहता है, तो वो नोट ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप भी ऐसी कोशिश कीजिए कि जब वहाँ लिखें तो उसी तरह लिखें कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ें लिखें, जितना पूछा है उतना लिखें, उससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती। 3 नंबर एक क्वेश्चन देख के घबराइए नहीं कि यार बना नहीं। हमसे खुद जब मैं 19 का दिया था तो हिस्ट्री का क्वेश्चन मुझसे लगभग 15 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन नहीं बने थे। 7 क्वेश्चन मेरे लगभग 3 पेपर में, 4-5 पेपर मिला के 35 3 नंबर के क्वेश्चन नहीं बने थे, लेकिन फिर भी इंटरव्यू कॉल हुआ। तो 3 नंबर के क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सबसे बन जाते। जो हमारे सुपर सीनियर थे जो हमारे हर्षद चौधरी सर लोग, वो खुद बताए कि उनसे भी हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन गलत थे, नहीं बने। तो ज़रूरी नहीं कि सब बन जाए क्वेश्चन, लेकिन जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि 20 में जो 20 का पैटर्न है और 21 का पैटर्न है, तो इसमें अच्छी बात यह हो गई कि लिखने को थोड़ा कम कर दिया। लेकिन लिखने को कम किया है तो आप उसमें
फैक्ट दे, उदाहरण सहित फैक्ट दे। जैसे मैं कोई उदाहरण देता हूँ कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शन कम होता है, तो मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि नहीं भाई, हिंदी माध्यम का सिलेक्शन होता है। जैसे कि मैं खुद हिंदी माध्यम से हूँ, तो हिंदी माध्यम में सिलेक्शन होता है। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन उदाहरण दे सकते हैं। कुछ भी पूछा जैसे कि इसरो ने क्या कार्य किया इसके लिए, उसके लिए, जिसके लिए भी, तो आप लिख सकते हैं कि इसरो ने समुद्र के लिए सुरक्षा के लिए ये काम किया, उदाहरण के लिए ओशियन सेट लिख दिया। तो एक उदाहरण दीजिए कि हाँ उदाहरण देने से आपका जो प्रश्न होता है वो सटीक हो जाता है कि हाँ ये, जैसे आज संविधान में हो गया, आर्टिकल लीजिए, संविधान में आर्टिकल का महत्व है, हिस्ट्री में सन का महत्व है, हिस्ट्री में नामों का महत्व है, इनके अनुसार ऐसा हो गया है। और जैसे इकोनॉमिक्स में आंकड़े का महत्व है कि जीडीपी हमारी ऐसी है तो जीडीपी इतनी चल रही है। वो पूछेगा नहीं आपको आंकड़े, आपको खुद आंकड़े लिखने पड़ेंगे। जैसे कि आ गया बेरोजगारी किसे कहते हैं, बेरोजगारी के प्रकार लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एमपीएससी में, मतलब सीधे सीधे प्रिंसिपल लेवल के आते हैं। तो आप सीधे बता दीजिए बेरोजगारी किसे कहते हैं और हमारे भारत में अभी कितनी बेरोजगारी है, ये आंकड़े देके अंडरलाइन करते हैं। तो इससे आपका क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा कि हाँ इसको आता है, करंट अफेयर्स आता है। तो इसमें आप आंकड़े डाल सकते हैं, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में, साइंस में भी। साइंस में ना कितना स्कोप रहता नहीं हमें ज़्यादा लिखने का, लेकिन फिर भी जहाँ तक बन सके वहाँ तक उदाहरण देने की कोशिश करें। जैसे साइंस में हो गया कि दूरी किसे कहते हैं, मान लीजिए आगे, तो दूरी लिखेंगे आप, फिर उसका मात्रक लिख दीजिए कि मात्रक ये है इसका, ये इस तरह के आप डालेंगे तो उसमें नंबर मिलते हैं, 3 में 3 मिलते हैं। और साइंस में तो 5 में 5 भी मिलते हैं, 11 में 11 भी मिलते हैं मैथ में। तो ये इंपॉर्टेंस है आपके मेंस का। तो मेंस से आप अच्छे से कर सकते हैं, सही स्ट्रेटजी से, सही सिलेबस फॉलो करके करेंगे तो। और उसके बाद इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में देखिए नॉर्मल ही रहता है। जब हम देने गए थे यूपी का इंटरव्यू, तो वो जो अध्यक्ष महोदय थे तो वो आए हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, बोले देखिए ये इंटरव्यू औपचारिकताएँ हैं बस, क्योंकि आपने जो किया है मेंस में कर दिया, जिसको बनना होगा वो मेंस में बन गया। अब यहाँ क्या है कि आपका जो व्यक्तित्व है, जो जैसे हैं आप, तो वो बस आपको देखेंगे कि आप कैसे हैं कर। तो आपको वहाँ से परखा जाएगा कि हाँ आप ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। 2-4 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन। और क्वेश्चन वो भी ऐसा नहीं कि रटे रटाए क्वेश्चन पूछते, वो ऐसे कुछ भी पूछ लिया उनके मन बढ़ा दो। अब जैसे मुझसे ही पूछे थे, वो लंच के बाद आए थे, जो हमारा बोर्ड था तो वो लंच के बाद आया था। तो वो पूछे अच्छा बताओ खाना खाएंगे तो सीधा निकल गए, हमारे पास दांत नहीं हुए, खाना को बिना कुचले सीधे निकल गए, तो बताइए कौन सा अंग प्रभावित होगा। तो उनके मन में थोड़ी ना था, ठीक है वो खाना खा के आए, पूछ दिए हमसे, उनको लगा पूछ दिए। तो ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में बनते हैं। तो इंटरव्यू की इतनी दिक्कत नहीं होती मेन प्री और मेंस की। और मैं फिर से जोर डाल के बोल रहा हूँ कि प्री सबसे इम्पोर्टेंट फेज है, प्री निकलना सबसे इम्पोर्टेंट है। बिना प्री के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि प्री निकलता है तो आप 1 साल के लिए बिजी हो जाते हैं, मेंस देने के लिए 1 साल के लिए बिजी हो जाते हैं। और एमपी में तो अभी ट्रेंड चल रहा है कि वो आपको समय देता है 5-6 महीने का, 6-7 महीने का समय देता है, भले बोल दे 3 महीने का भी दे रहा है समय, 6-7 महीने का। तो प्री निकलना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि आप प्री नहीं निकलता ना तो आप 1 साल के लिए फिर खाली हो जाते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर अगले प्री की तैयारी करेंगे, और तैयारी आप करेंगे नहीं क्योंकि आपको लगेगा बनता है हमसे सब, तो थोड़ी सी चूक हो गई इसलिए हम नहीं निकाल पाए। फिर अगली बार 1 महीने पहले तैयारी करेंगे, फिर नहीं होगा तो फिर बोलेंगे फिर तैयारी नहीं करेंगे, थोड़ी सी और चूक हो गई इसको सुधार लेंगे। तो प्री निकालना सबसे इम्पोर्टेंट। अब जैसे मेरा यूपी पीसीएस में हुआ है, तो मैं थोड़ा यूपी पीसीएस के बारे में बता दूं कि क्या कैसा उसका रहता है सिस्टम। कुछ लोग जानने के इच्छुक होंगे कि यूपी पीसीएस में कैसा रहता है। तो जो लड़का एमपी पीएससी की तैयारी अच्छे से कर ले, उसके लिए यूपी पीएससी इतना कठिन नहीं होता, क्योंकि प्री का क्राइटेरिया दोनों का समान है। यूपी में यूपी स्पेशल थोड़ा कम पूछता है, तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं वहाँ कि आप यदि बेसिक जो मैंने बताया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, ये यदि पढ़ के गए वहाँ, यूपी स्पेशल मान लीजिए आप 150 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन पूछा, 10% उसका रेशियो रहता है, तो उसको आप हटा भी देंगे तो भी आप 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं, 120 नंबर प्लस स्कोर कर सकते हैं, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यूपी में ऐसा है कि आपको उनके स्पेशल पे ध्यान नहीं दिया जाता, हालांकि अब धीरे धीरे उसका रेशियो बढ़ रहा है। पहले जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो उस समय 5 क्वेश्चन आए थे यूपी स्पेशल, सेकंड अटेम्प्ट दिया तो उस समय 12-13 क्वेश्चन हो गए। धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं वो, लेकिन फिर भी कम रहता है, एमपी से कम रहता है। तो प्री में इतनी दिक्कत नहीं है। अब आती है उसके मेंस की बात, तो उसका जो मेंस है फैक्चुअल थोड़ा कम रहता है, क्योंकि एमपी का मेंस में सीधे सीधे पूछता है क्वेश्चन,
कि आप ये है ये है ये ऐसे लिख दो। यूपी में थोड़ा सा 20 क्वेश्चन आते हैं, उसके मेंस में 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन को आपको लिखना होता है 50 पेजों में, 50 पेज रहते हैं उसमें, तो 20 क्वेश्चन को लिखना पड़ता है, तो फैक्चुअल कम रहता है। उसका थोड़ा सा टच रहता है यूपीएससी से, यूपीएससी से थोड़ा लिंक रहता है। मतलब आप मान लीजिए यूपीएससी का सबसे सरल पैटर्न और यूपीपीएससी का कठिन पैटर्न, वो ऐसा लिंक रहता है। और एमपी से थोड़ा अलग हो जाता है, एमपी का ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाता है, एमपी में गलत या सही होता है क्वेश्चन। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था हमारे इसमें हुंड का नियम, साइंस से आप लोगों ने पढ़ा होगा हुंड का नियम। अब पढ़े तो हम भी थे हुंड का नियम, लेकिन वहाँ कंफ्यूजन हो गया हुंड का कौन सा नियम, तो हमने आप बाऊ का नियम लिख के चले आए, तो अब वो गलत हो गया, एकदम से गलत। तो वहाँ एमपी में नंबर काट करके लगे, एमपी में आता हुंड का नियम तो कोई पूछेगा नहीं, वहाँ पूछेगा हुंड के नियम की क्या उपयोगिता, उपयोगिता सब चीज होती है, हुंड कहाँ से आया नंबर, वहाँ गलत नहीं होते, कम सही अधिक सही होते, गलत नहीं। और एमपी में गलत और सही हो जाता है। और एमपी में नंबर स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा हैं जिस बच्चे के पास नॉलेज है। एमपी के मेंस में एक दिक्कत और आती है लोगों के पास, जैसे लिखने की दिक्कत आई है। 2 प्रकार के लड़के होते हैं, एक होते हैं ब्रिलियंट होते हैं, पढ़ने में बहुत होशियार, बहुत नॉलेज होता है उनके पास, हमारे कुछ दोस्त बहुत नॉलेज, लेकिन लेखन उनका वैसे ही रहता है, जितना पढ़ने में अच्छा रहते हैं उतने गंदा लिखने में अच्छा रहते हैं, मतलब उतने गंदा लिखते हैं लिखने में। और कुछ लड़के एवरेज रहते हैं लेकिन लिखते अच्छा है। तो अपनी स्ट्रेंथ पे सबको ध्यान देना चाहिए। जो पढ़ने वाला लड़का है उसको पता है कि मैं पढ़ तो लिया, अब मुझे लिखना है, तो वो लिखने की प्रैक्टिस करे। और जो लिखने वाला लड़का है उसको पता है कि मैं लिखने में तो अच्छा हूँ, लिख लेता हूँ, ठीक ठाक लिख लेता हूँ, सिलेक्शन लाइक तो लिख लेता हूँ, लेकिन थोड़ा पढ़ने में दिक्कत, वो थोड़ा नॉलेज पढ़ा है। अरुण भैया मेरे साथ प्रॉब्लम थी, जैसे कि मैं दोनों में ध्यान देता था, लिखने में भी पढ़ने में भी, तो दोनों में ध्यान दे पाता था। तो फिर मेरे दोस्त लोग बोले देखो तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, लिख लेते हो, ठीक ठाक लिख लेते हो, अच्छे से लिख लेते हो, तो पढ़ने में ध्यान दो, अपना नॉलेज बढ़ाओ, और नॉलेज बढ़ाओगे तो लिख तो लोगे। तो फिर मैंने लिखना थोड़ा कम कर दिया। जैसे मैं दिया था मेंस भी दिया, तो मैंने प्रैक्टिस नहीं की उसके लिए, मतलब 2-4 टेस्ट लगाए थे बाद में लास्ट में कि हाँ उसके लिए प्रैक्टिस हो जाता, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि अब पता था कि हम लिख लेते हैं वहाँ लिख लेंगे, तो ऐसी दिक्कत नहीं है। तो यही है बस प्री और मेंस की कहानी कि आप प्री पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और मैं तो मानता हूँ कि आप प्री में ही ध्यान दीजिए, शुरू में अच्छे से ध्यान दीजिए प्री में, कि प्री नहीं रुकना चाहिए। प्री रुकता है तो बहुत दुख लगता है, घर वालों को भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, बोलते हैं कर क्या रहा है, 3 साल 4 साल से पढ़ रहा है, प्री तेरा नहीं निकल रहा है। अब प्री निकल जाता है, थोड़ा उनको भी कॉन्फिडेंस आता है, चल भाई प्री निकल गया तेरा, पढ़ने में होशियार है, लिखने में दिक्कत है तो वो सुधर जाएगा। तो ऐसा रहता है, तो प्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हालांकि मेंस भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि नंबर मेंस के ही जुड़ते हैं, प्री के नंबर नहीं जुड़ते, लेकिन आप हर बार 1-2 बार मेंस देंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा मेंस देने का अच्छे से। और एमपीपीएससी में समय मिलता है मेंस पढ़ने का, 3-4 महीने आराम से मिलते हैं, उसमें आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। मतलब अगर एक मैच की शूटिंग बनना है तो कितना टाइम क्या बोला आपने? कितनी रेगुलरिटी कराना चाहिए और कितना टाइम लगेगा? 2 माइक है भैया, माइक। अच्छा, इनका क्वेश्चन ये है कि यदि हमें अच्छा स्टूडेंट बनना है, मेरिट लाना है, तो कितनी रेगुलरिटी मेंटेन करनी चाहिए? और हाँ, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि कितने घंटे पढ़ने, हेलो, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है, कितने घंटे में पढ़ना चाहिए। तो देखिए, जैसे मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ, मैं 2017 से तैयारी कर रहा था, 17 से, क्योंकि ग्रेजुएशन मेरा 17 में कंप्लीट हुआ, तो जून से मैंने तैयारी स्टार्ट की। तो 1 साल मैंने मेहनत की, 1 साल मैंने 7 घंटे 8 घंटे ऐसी मेहनत की, पूरा साल। ना कोई फंक्शन अटेंड करना, मतलब ना कोई, मतलब ऐसा नहीं कि एक भी मत करो, 1 आध फंक्शन बीच में आ जाए वो अलग बात है, लेकिन इतना ध्यान नहीं देते थे फंक्शन में। 1 साल मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको अच्छे से। उसके बाद यदि आप, उसके बाद आपका प्री तो नहीं रुकेगा, यदि 1 साल आप अच्छे से मेहनत कर लिए तो प्री नहीं रुकेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे 2-3 घंटे भी आप मेहनत करेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि आप 2 महीने किए उसके बाद छोड़ दिए। आपको जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपको कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है धीरे धीरे। हर साल लिखने का तरीका चेंज हो रहा है, हर साल कॉपी चेक करने का तरीका चेंज हो रहा है, तो आपको हमेशा मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो कंपटीशन है, इसमें
3 लाख 4 लाख लड़के बैठते हैं और उसके से 10,000 लड़कों को भी प्री लेना है, प्री में 10,000 लड़कों का ही सिलेक्शन करना है। तो यदि आप मेहनत नहीं करेंगे रेगुलर तो कोई और मेहनत कर रहा है, तो आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी लगातार। और एक साल तो आपको 7-8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। एक साल पहला साल जो आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पहला साल ही आपका एक अच्छा साल होता है जिसमें आपकी नींव बनती है। जो मैंने बेसिक बोल रहा हूँ, जो बेसिक पहले साल ही बनती है, उसके बाद तो उसकी लीका पोती होती है। हर साल 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो लीका पोती होती है। और कोई आप बनाइए, सुनिए। हाँ, एक बात और है मैं बोलना चाहता था कि जैसे मैं 2 चीज़ों पे ज़्यादा महत्व देता हूँ। पढ़ाई तो चलिए एक्स्ट्रा है, पढ़ाई तो करते हैं, सब लड़के पढ़ाई करते हैं। इम्पोर्टेंस है कि आप अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाना लीजिए और थोड़ा सा मनोरंजन कीजिए ज़िंदगी। ऐसा नहीं कि बस बैठ के 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे सो रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं। एक स्टूडेंट लाइफ है, यदि आप कुछ काम नहीं कर रहे, सिर्फ पढ़ना है आपको, तो आपके पास 24 घंटे हैं। 8 घंटे सोइए, दोस्तों से बातें कीजिए 2-3 घंटे, बाकी फिर भी आपको 8 घंटे बच जाएंगे। यदि आप चाहेंगे तो भी 8 घंटे आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। तो ऐसा नहीं कि बस दिखाने के लिए कि सामने वाला पढ़ रहा है 4 घंटे सो रहा है, 4 घंटे तो हम 3 घंटे सोएंगे, वो फिर 2 घंटे करेगा, हमें कर लीजिए, फिर हम सोएंगे नहीं। तो ऐसे भी सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि ये एक दिन की पढ़ाई नहीं है कि एक दिन आप 12वीं क्रॉस किए, 12वीं के जैसे पढ़ते हैं अपन की रात भर पढ़े, सुबह देके पेपर आ गए कॉलेज में। तो ऐसा नहीं होगा, यार टाइम लगता है। 1 साल में निकल गया अच्छी बात है, 2 साल में निकलेगा तो भी 2 साल में, 3 साल 4 साल, तो आपको एक मेंटेन रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब मेहनत कर लें, धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं इंजॉयमेंट और नींद पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सोता था। मैं बता रहा हूँ आपको 7-8 घंटे तो मेरा सोना निश्चित है। जब मैं सिलेक्शन हुआ तब थोड़ा नींद कम हो गई है, क्योंकि अब नींद आ नहीं रही, क्योंकि जब पढ़ने लगो तो ज़्यादा नींद आता है। अब थोड़ा सा ये है कि अब तो पढ़ना है नहीं, और जब पढ़ना नहीं है तो नींद नहीं आ रही है। अब यदि सोचे आगे पढ़ने का तो नींद आ जाती है। और मैं तो सोता इसीलिए था, पढ़ता इसीलिए था रात को कि नींद आ जाए। लेट के किताब लेके पढ़ो और जैसे पढ़ने लगो नींद आ गई, सो जाओ। तो नींद लेना, प्रॉपर नींद लेना चाहिए। जो लड़के सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, अब जो जॉब कर रहे हैं तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं ऊपर नीचे, क्योंकि उनके लिए भी टाइम जॉब को भी देना, पढ़ाई भी करना, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन जो सिर्फ स्टूडेंट है तो उसके लिए एक फ़ायदा है कि उसके पास 24 घंटे हैं, तो वो अपना नींद में और जब कभी मन ना लगे पढ़ाई में तो सोशल मीडिया से दूर नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं सोशल मीडिया से बाइकआउट कर दो, ये वो ऐसा वैसा। आप सोशल मीडिया को बाइकआउट करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप दिन भर पढ़ेंगे, आप किसी और में मन लगाएंगे, तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो आप जितने भी मनोरंजन साधन हैं तो अपनी इच्छा शक्ति से आप कम कीजिए उसको, कि हमें कंट्रोल में करना है। लेकिन आप मनोरंजन भी कीजिए, क्योंकि ये बहुत लंबी रेस है, इसमें टाइम लग सकता है। तो धीरे धीरे प्रोसेस से होता है ये सब चीज़ें। ठीक है, थैंक यू। Good afternoon, sir. Firstly, a very heartfelt congratulations to you for clearing the UPSC ECS examination and achieving a marvelous 14th rank. And sir, secondly, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम भी कोई भी एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को हम किस तरह पढ़ें कि वो टॉपिक जब भी हम रिवीजन करें इस टॉपिक का तो हमें इजीली रिकॉल हो जाए वो टॉपिक। सॉरी, आवाज़ नहीं, समझ में नहीं आया। सर, जैसे कोई टॉपिक हमने पढ़ा तो वो टॉपिक हम किस तरह पढ़ें कि वो टॉपिक को जब हम फर्दर रिवीजन करते हैं तो कैसे वो इजीली रिकॉल हो जाए। देखिए, किसी टॉपिक को आप जब पढ़ते होंगे तो ये अनुभव करते होंगे कि कहाँ लगा आपसे नहीं बुरा आज तक आपको रिकॉल करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको बहुत बार पढ़ा। तो इम्पोर्टेंट है, वही तो मैं कह रहा था कि आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ें, और वो जो बेस है उसको बार बार मत बदलिए। जिस बेस से आपने पहली बार पढ़ाई स्टार्ट की है, जिस बेस से आपने पढ़ा है, वो कुछ भी हो सकता है। वो बुक भी हो सकती है, कोई लक्ष्मीकांत की बुक हो गई, वो कोचिंग की संस्थान की नोट्स हो सकती है, वो भी बेस उसकी नोट्स हो गई। तो सर ऑलरेडी हमारे पास तीन तरह के कंटेंट आ रहे हैं, और सर ऊपर से कई लोग गाइड ये कर देते हैं कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल सर एशियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें सर गाइडेंस ये आ जाता है कि आप RS शर्मा भी पढ़ लीजिए। तो सर ऑलरेडी हमारे पास एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए तीन आ रहे हैं, और सर जैसे अभी आपने बताया कि एक बुक आप 10 टाइम्स पढ़िए कंपेयर टू कि मतलब 10 बुक पढ़े एक बार में। तो सर कोचिंग की नोट्स है 40 सर ऑलरेडी बेस्ट MBBS के लिए। तो सर आप भी यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, तो सर आपका क्या गाइडेंस है कि जैसे मान लीजिए जैसे 40 की नोट्स हो गई और क्लास नोट्स हो गई, तो क्या इस तरह से मैं डिपेंड रह सकता हूँ? तो मेरा क्वेश्चन ये है। जैसे देखिए, मैं जो 40 अकेडमी की मैं स्पेशली जो हिस्ट्री की नोट्स थी मेरी
स्टूडेंट हूँ। तो शुरू में मैंने एक साल तो वही हिस्ट्री की नोट से यहाँ से जो संस्थान से मिलते हैं उसको मैंने पढ़ा, और जो टीचर्स होते हैं उन्होंने वही पढ़ाया, जो नोट्स दिए थे वो वही पढ़ाए। नोट्स मतलब नोट्स और संस्थान दोनों एक जैसे ही पढ़ाए थे, पैरेलल। तो मैं उसको ही बार बार पढ़ता था, ठीक है। लेकिन जब वो हमसे कंठस्थ हो गई, कंठस्थ मतलब ऐसे कि ऐसा नहीं होता कि आप नोट के बोलो पेज नंबर ये तो ऐसा नहीं होता, मतलब कि हाँ पूरे पूरे आप उसके याद हो। तो मैं कहीं और देखता हूँ, यूट्यूब में जाता हूँ, कुछ और मटेरियल मिल जाए उसको पढ़ लें। लेकिन मैं यही पूरा कर पूरा ना हो आप कहीं मत जाए। और जो कोचिंग की मैं जैसे पॉलिटी करी, पॉलिटी जैसे दोबारा पढ़ी, माइक आपके पास है, माइक किसके पास है? माइक तो वहाँ की नोट्स सब जगह एक ही जैसे पॉलिटी के जो नोट्स थे सफिशिएंट थे पढ़ने के लिए, अभी तक मैं उसी को पढ़ता हूँ। चाहे यूपीपीएससी हो या यूपीपीएससी, हर जगह मैं वही पढ़ता हूँ पॉलिटी के नोट्स। हिस्ट्री के नोट्स उससे बाहर आते हैं, देखिए 10 क्वेश्चन हिस्ट्री में कोई नहीं पढ़ सकता, कहीं से लिया वो कोई नहीं पढ़ सकता, कोई भी किताब भी नहीं पढ़ सकता। किताब से आपका सिलेबस ही आते हैं 4 क्वेश्चन, उनको छोड़िए। मोस्ट ऑफ एक लड़का बोलेगा उसके बाद लड़के क्या करते हैं कि हाँ। दो क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन उनके पीछे पड़ जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन जिसमें मिलेगा मैं उसी में पढ़ूंगा। लेकिन वो जो 8 क्वेश्चन है तो तुमसे नहीं बने, उस कोचिंग के नोट से आए लेकिन नहीं बने, जिस नोट से आप पढ़ रहे हो उससे नहीं, तो उससे तो भरोसा नहीं रखते। तो आप इसको पढ़िए, पहले इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। जैसे आपने बोला 3-4 सोर्सेज हैं पढ़ने के लिए, तो एक सोर्सेज मैंने बोला भाई कि एक सोर्सेज जो है उसको आप अच्छे से पढ़िए और हर बार पढ़िए। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ने का मन करें तो पहले वो वाला सोर्स पढ़िए, उसको पहले पढ़िए, फिर आपको जो इच्छा पड़े एक्स्ट्रा पढ़ने का फिर आप पढ़िए, लेकिन वो पहले कंप्लीट कर लीजिए, जिससे उससे क्वेश्चन आए तो उससे बाहर ना जाए। और रिलायबल की बात है तो देखिए पेपर तो कोई कोचिंग वाले पेपर बनाते नहीं, पेपर तो आयोग बनाता है, पेपर वहाँ के प्रोफेसर बनाते हैं, वो किसी कोचिंग के नोट से तो बनाते नहीं। कोचिंग की नोट सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और जो लड़कों का एक्सपीरियंस होता है उसके आधार पर कोचिंग के नोट्स बनते हैं। कुछ क्वेश्चन तो बाहर जाएंगे, डेफिनेटली बाहर जाते हैं कुछ क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन फंस भी जाते हैं। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन उस पर ध्यान दीजिए, थोड़े बहुत क्वेश्चन पर ध्यान रखें। और हमारे समय बोला था कि बेटा तुम्हें 100 में 100 नहीं लाना, प्री में 100 में 100 नहीं लाना, मेंस में तुम्हें 1400 में 1500 में 1500 नहीं लेने देंगे, ठीक है ना। तो 100 में 80 ही लाना है। तो 20 क्वेश्चन आप गलत भी कर सकते हैं, हालांकि ये सोच के मत जाइए कि 20 क्वेश्चन से गलत करना नहीं, तो 20 गलत करेंगे तो 50 गलत हो जाएंगे, लेकिन मतलब 20 गलत करने के चांसेस हैं आप। तो वही जो 20 क्वेश्चन नहीं आते नोट से तो वही आपसे गलत होते हैं, लेकिन जो आ रहे हैं 80 क्वेश्चन उस पर ध्यान दीजिए आप कि वो आपका सिलेक्शन करेंगे। गुड आफ्टरनून सर, यूपीपीएससी से आपके सिलेक्शन की बधाई और उज्जवल शुभकामनाएं। सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सर प्रीलिम्स मेंस के बीच में जो गैप होता है स्पेशली मध्य प्रदेश को लेकर, तो उस दौरान जो आप कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं तो सर कैसे मेंटेन किया जाए कि हम लगातार पढ़ते रहें। अब जैसे सर मेंस जनवरी फरवरी मध्य प्रदेश से होने हैं तो हमारे अंदर ये आ रहा है कि नहीं ठीक है पढ़ने के घंटे पढ़ रहे हैं अपने आप, लेकिन उससे पहले सर वो चीज़ें इतना भी हम कोशिश करते पढ़ने में बैठे भी है, लेकिन हमारे दिमाग में वो चीज़ें कवर नहीं हो रही है कि हम उसको अच्छे से याद नहीं कर पा रहे हैं, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जाए कि प्रॉपर पढ़ाई हमेशा एक समान बनी रहे। देखिए जब आप मेंस देते हैं तो सही बात है, डाउट प्रेशर रहता है आदमी पर कैसे पढ़ाई करें, कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। मैं अभी आपको क्वेश्चन लगे इससे समझ नहीं पाया क्या बोलना चाहते हैं, थोड़ा एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए अच्छे से। जैसे सर अभी जनवरी फरवरी में अपने 19 और 21 साल मेंस होने हैं, तो हमारे पढ़ने के घंटे जो है ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी पढ़ें, जल्दी समझ में आ रही है। लेकिन अगर इसके पहले रिजल्ट आने के पहले हम देख पा रहे थे कि हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की, हमारे पढ़ने में समझ में नहीं आता था, या जो टॉपिक हम 2 घंटे में कवर कर लेते थे तो उसके लिए हम 4-4 या भी पूरा दिन गुजार देते थे, लेकिन पढ़ने की इच्छा भी नहीं होती कभी कभी। तो वो कैसे मेंटेन किया जाए कि हमेशा एक समान बना रहे। देखिए ये ह्यूमन नेचर है कि जब पेपर पास आने लगता है तो अपन तेज पढ़ते हैं, जब पेपर रोज आने लगता है तो हम नहीं पढ़ते, धीरे धीरे पढ़ते हैं। लेकिन आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि देखिए पेपर 2 महीने में नहीं निकलता कि 2 महीने पढ़ के निकाल दें। आपको जो आपकी प्रॉपर मेहनत है साल की वही आप वहाँ काम आएगी। आप सिर्फ 2 महीने पढ़ रहे हैं ना, वो सिर्फ पॉलिश होती है आपको, जो नए नए वो पॉलिश होती है। आपको पुराना पढ़ना पड़ेगा और यही आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि हम जो 2 महीने पढ़ेंगे वो सिर्फ रिवीजन है, और जो पिछला 1 साल है उसको पढ़ने से ही हमारा सिलेक्शन है। और दूसरी बात ये है कि आपको समझना चाहिए कि पेपर तो होना है आज या कल। मान लीजिए नहीं आया अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, मान लीजिए जो प्री दे रहे हैं उनके लिए नोटिफिकेशन नहीं आया, जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि मेंस कब होगा। ये स्थिति आती है कि आप कैसे पढ़ें, भैया कभी ना कभी तो होगा। हर साल एमपीपीएससी
यूपीएससी हर साल लेती है पेपर, तो अपना शेड्यूल तो फॉलो करेगी, ठीक है थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन फॉलो तो करेगी। जब फॉलो करेगी वही चीज़ आप देख के करेंगे कि हमें हर साल के हिसाब से पढ़ना है, कि हर साल पेपर लेना है उसका है। अब जैसे 2019 में हम ये सोचते क्या होगा पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, 2019 और 2021 लेकिन हम पहले से लेके चलते कि हमें पढ़ना है, पेपर तो होना ही है, प्री लिया है तो मेंस होगा, ठीक है ना, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अब 19 और 21 दोनों साथ में होगा। तो जो लड़के 19 दिए होंगे और जो 21 ही दे रहे होंगे उनको दोनों को क्लैश होगा बीच में कि यार कौन सा पढ़े कौन सा ना पढ़े, ये दिक्कत होगी। पर यदि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखते, ये दृढ़ विश्वास होता है अपने अंदर कि हाँ यार मुझे करना है तब जाके होता है ऐसा। बाकी ऐसा है कि चलो हो गया पेपर के समय देख लेंगे, तो फिर ऐसे नहीं होता। आपको एक दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा कि जब तक पीएससी सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम रुकेंगे, और जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन भी आगे नहीं रुकता, आगे नहीं देखता। आप यदि कल डीसी बन जाएंगे तो फिर डीएम की तरफ देखेंगे, कलेक्टर की तरफ देखेंगे। तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा अपने ऊपर और दृढ़ निश्चय रखना पड़ेगा कि पेपर कभी ना कभी तो होगा, उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। सर दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे हम मध्य प्रदेश का मेंस लिखते हैं उसमें हम लिमिटेड स्पेस दे दिया कि 3 नंबर के 10 कितने, 5 नंबर कितने, 11 नंबर कितने। अब उसमें जैसे सर अभी आप बोल कि फ्लो चार्ट है, पॉइंट में करना है, एग्जाम्पल में मेंशन करने हैं, तो सर वो जो निर्धारित स्थान होगा तो उसमें कैसे इन तीनों चीज़ों को मेंशन करेंगे? 3 नंबर वाले में 3 फैक्ट हम कैसे मेंशन कर पाएँ, 5 वाले में एग्जाम्पल और फैक्ट कैसे डाउन कर पाएँ, और स्पेस सीमित ही दिया हुआ तब संख्या हमारी बढ़ रही, हमको फैक्ट आते हुए भी तब संख्या बढ़ने के कारण पूरा नहीं कर पाते हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी स्पीड को जानना पड़ेगा। टेस्ट भी इसलिए होती है, जब टेस्ट देते हैं, मेंस का टेस्ट देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी स्पीड क्या है, हम कितनी स्पीड से लिख पाते हैं। अब जैसे आप बोले कि 3 नंबर 5 नंबर या 3 नंबर में देखिए वो ऑप्शन मिल जाते हैं लिखने को ज़्यादा पहले रहते थे, वहाँ ऐसा लिख के नहीं देता था। अब क्या है कि 2-3 लाइन देता है, 2 लाइन ही देता है, वो तीसरी लाइन हम अपने से बना लेते हैं नीचे वाली लाइन, लेकिन 2 लाइन ही देता है। तो उसमें आपको जो पूछता है वही लिखिए, बस जो पूछा वही लिखिए। यदि उसने थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे पूछ दिया, जैसे मान लीजिए किसी राजा के बारे में सिर्फ नाम दिया अवंती बाई, तो उनके बारे में फिर आप 3 फैक्ट लिखिए। अवंती बाई के बारे में आप 3 फैक्ट लिख लीजिए, कोई अच्छा सा फैक्ट हो। देखिए वहाँ अच्छा बुरा तो नहीं पता चलता, क्योंकि ये पेपर देते रहते हैं तो सब भूलने लगता है, तो अच्छा बुरा नहीं पता चलता। जो भी कोई 3 फैक्ट आए उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिए अच्छा फैक्ट आए, लेकिन जैसा भी आए लिख दीजिए, क्योंकि यदि आप वहाँ ज़्यादा समय देंगे तो 5 नंबर में छूटेगा और 11 नंबर में छूटेगा, तो जो भी आए लिख दीजिए। लेकिन जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जैसे आ गया कि सबसे अधिक मध्य प्रदेश में हीरा कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो जिसे पन्ना लीजिए, सिर्फ पन्ना लिख दीजिए, छोड़ दीजिए। ऐसा मत लीजिए कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक हीरा पन्ना में पाया जाता है, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। ऐसा लिखेंगे तो आपका समय जाएगा, क्योंकि वो पन्ना में भी उतने नंबर देगा, आप पूरा लिखेंगे तो भी उतने नंबर देगा, ठीक है। अब बात रही 5 नंबर के क्वेश्चन, तो 5 नंबर क्वेश्चन में जिसकी स्पीड अच्छी है उसको तो एकदम भर के लिखना चाहिए, 6-6, 7 पॉइंट लिखो। सर मेंशन करना चाहेंगे स्पेस का इशू नहीं होता, लिमिटेड स्पेस होता है। हमारे पास फैक्ट अधिक होते हैं कि हम 50% से ज़्यादा चीज़ें लिख पाएँ। तो जैसे आपने बोला कि फ्लो चार्ट भी डालना है, एग्जाम्पल भी मेंशन करने हैं, फैक्ट भी डालने हैं, तो वो चीज़ें लिमिटेड स्पेस में कैसे करेंगी? सब चीज़ें एक साथ करेंगे। फ्लो चार्ट का जिक्र मैंने इसलिए किया था कि जिसकी स्पीड अच्छी नहीं है तो वो लाइन खींच के ऐसे करके सूर्य चंद्रमा बना के लिख सकता है, जिनकी स्पीड अच्छी नहीं है। और जिनकी स्पीड अच्छी है तो वो फ्लो चार्ट बनाने के उनको 5 नंबर में तो कोई जरूरत नहीं होती उनको, क्योंकि उनकी स्पीड अच्छी है तो वो 5 से 6 पॉइंट 6-7 पॉइंट पूरा भर सकते हैं आराम से। और एग्जाम्पल देखिए ऐसा नहीं होता कि एग्जाम्पल के लिए कोई अलग पॉइंट बनाना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि जैसे आ गया इसरो के कार्य लिखे, इसरो ने क्या उपलब्धियाँ की, तो आप लिखोगे कि समुद्री सुरक्षा, समुद्र की सुरक्षा, तो फिर उदाहरण ओशियन से उपग्रह लॉन्च की, तो ये हो गया आपका उदाहरण। ऐसा उदाहरण बोल रहा हूँ, ऐसा भी कोई पॉइंट अलग से। और यदि मान लीजिए आप उदाहरण लिख रहे हैं और 1-2 पॉइंट कम भी हो गए, जैसे आप बिना उदाहरण के 8 पॉइंट लिखते और उदाहरण के साथ आप 5 पॉइंट लिख रहे हैं, तो आप 5 पॉइंट ही लिखिए, लेकिन उदाहरण के साथ डालेंगे तो वो तथ्य बोला जाएगा। ऐसे फेमोलॉजी नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या होता है आप देखते हैं, गरीबी के कारण क्या है, बेरोजगारी के कारण क्या है, भुखमरी के कारण क्या है, उसको ही हटा दिया जाए। क्वेश्चन तो आंसर सबके एक जैसे रहते हैं। गरीबी कोई कारण है, गरीबी कारण बेरोजगारी है, बेरोजगारी कारण भुखमरी है, सब वही रहते हैं। तो फैक्ट डालेंगे तभी आपके सबसे फैक्ट ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब 11 नंबर की बात की आपने, तो 11 नंबर में थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं 11 नंबर में, क्योंकि 11 नंबर में 2 पे जाते हैं, दोनों शब्द लिखने होते हैं। तो उसमें चूँकि उसमें भी क्वेश्चन 2 पार्ट में रहता है। 11 नंबर में आप देखे होंगे 2 पार्ट में क्वेश्चन रहता है।
दो पार्ट में अलग अलग पार्ट, एक पार्ट का एक पेज लिखिए, दूसरे पार्ट का एक पेज लिखिए। यदि आपसे फ्लो चार्ट नहीं बनता, स्पीड अच्छी है, तो आप एक हेडिंग वाइज मतलब ऐसा लिखिए कि उसको लिखिए आप क्या लिखें। जैसे मान लीजिए आ गए 11 नंबर में WHO क्या है, इसके कार्य और इसके उद्देश्य लिखिए। तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं डायरेक्ट लिखिए स्थापना इतना, ये ऐसा नहीं लिखना है। इसके लिए आपको एक भूमिका बनानी है कि WHO ये संगठन है जो आपके लिए कार्य करता है। फिर लिखिए आप स्थापना, हेडिंग बनाइए, फिर लिख लीजिए हम देखते हैं ये एक भी नहीं जोड़ उसके बाद हेडिंग बनाइए, उद्देश्य लिखिए 4-5 का, फिर कार्य लिखिए, फिर उपलब्धि लिखिए, हो सके तो निष्कर्ष डाल दीजिए। निष्कर्ष तो 11 नंबर में इम्पोर्टेंट है। 11 नंबर में बच्चे भूमिका निष्कर्ष ध्यान नहीं देते। 5 नंबर में देखिए निष्कर्ष का कोई महत्व नहीं है। 5 नंबर में सीधे फ्लो चार्ट मत बनाइए, बिना फ्लो चार्ट के लिखिए। जिसकी स्पीड अच्छी नहीं है उनके लिए बोल रहे हैं कि वो ऐसा तरीका अपना सकते हैं कि फ्लो चार्ट से थोड़ी रेखाओं के तहत कॉपी भरने की अगर